वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम जो कर रहे थे, हमने हमारे 7th पार्ट में क्वेश्चन आंसर 4 क्वेश्चन कर लिए थे। हमारे क्या थे ये, हमने 4 क्वेश्चन बहुविकल्पिक प्रश्न पढ़े थे, इनका उत्तर भी हमने याद कर लिया था। आज हम हमारे बाकी बचे हुए क्वेश्चन आंसर या प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो ये हमारा है पार्ट 8 भूगोल का, पढ़ रहे थे हम चैप्टर 1 संसाधन और विकास। तो उसमें हमारा 5वां बहुविकल्पीय प्रश्न आज देखते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा 5वां क्या कहते हैं, देखिए, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? कौन सी मृदा? काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है, ये आपको देखना है। तो मैं आपको इसके लिए हमारा भारत का जो डायग्राम है वो लेके चलता हूं। जाइए, ये देखिए काली मृदा, ये दिख रही है आपको काली मृदा? ये कहां पे मिल रही है? ये हमारा डेक्कन प्लेटू, यहाँ पे मिल रही है हमें काली मृदा। तो इधर देखिए गुजरात में भी थोड़ा है, राजस्थान में भी थोड़ा मिल रहा है और कुछ टुकड़ों में मिल रहा है, इधर भी है। तो अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। देखिए, तो पहला है जम्मू एंड कश्मीर। ना, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं मिलती। गुजरात बिल्कुल मिलती है, गुजरात में। राजस्थान, राजस्थान में भी थोड़ा बहुत मिलता है। झारखंड, इसमें भी। तो किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो अगर राजस्थान को देखें तो राजस्थान के बिल्कुल साउथ में है, तो हो सकता है कि गुजरात में ही है वो भी। तो टोटल हमारा जो बेस्ट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा? गुजरात। तो हमारा आंसर क्या हो गया? गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें 30 शब्दों में उत्तर देना है। कितने शब्दों में? 30 शब्दों में, मतलब हमें 3 लाइनों में या 4 लाइनों में उत्तर देना है। ठीक है, 3 या 4 लाइनों में हमें उत्तर देना है। तो पहला क्या है? पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहते हैं कि 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, ये आपको बताना है। तो काली मृदा कौन से 3 राज्यों में पाई जाती है? एक तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया ऊपर, गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। अब हमें 3 और राज्य ऐसे बताने जहां पे काली मृदा मिलती है और वहां पे कौन कौन सी फसलें होती है वो भी बतानी। आ जाते हैं काली मृदा पे। इसका मैं आंसर आप सबको पता होगा, बट हम बुक में भी देखेंगे कि कहां पे है इसका आंसर। चलिए देखते हैं। तो काली मृदा पे आ जाते हैं। चलिए, काली मृदा कहाँ पे है? ये रही हमारी काली मृदा। देखिए, ये आ गई हमारी काली मृदा। अब हमें 3 राज्यों का नाम बताना है। इसमें बताया गया है 3 राज्यों का नाम। देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको राज्यों का नाम बता दिया गया है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ये मालवा, ये आपको छोड़ देने। ये महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में मिलती है। तो हमने 3 राज्य क्या लिखे? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और आप चाहें तो गुजरात भी लिख सकते हैं। तो आपके 3 राज्य हो गए। अब हमें इनमें उगाई जाने वाली फसलों के बारे में भी बताना है। चलिए आ जाइए, फसलों के बारे में भी बताना है, तो किस तरीके से बताएंगे? अब ये देखिए कपास, तो कपास की खेती होती है यहाँ। तो फसल हमने बता दी, भाई कपास की खेती होती है। इस वजह से काली कपास मृदा इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो पहला हमारी फसल हो गया कपास। आगे देखते हैं। तो हमारी मेन जो है वो कपास ही है, हमने यहाँ पे देख लिया सब में। तो सब में हमें सिर्फ एक ही चीज पता लग रही है कि यहाँ पे कपास जो है फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास की। और 3 राज्य हमने देख लिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और आप चाहें तो गुजरात भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया हमारा ये पहला प्रश्न हल हो गया। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है, ये आपको बताना है। तो अपने को क्या बताना है? पूर्वी तट के, पूर्वी मतलब ईस्ट,
तो हमारा ईस्टर्न तट पे जो नदी डेल्टाएं हैं उसमें किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। तो इसके लिए मैं आपको हमारे भारत का मैप लेके चलता हूँ। ये आ जाइए भारत के मैप में, ये देखिए, ये हमारा पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी में कहाँ पे ये रहा। तो किस प्रकार की मृदा पाई जा रही है इस हमारे पूर्वी में, जलोढ़ मृदा और लाल पीली मृदा हमें दिख रही है, ये देखिए। अब मगर हमें वहां पे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर, तो पूर्वी तट बताना है हमें। अब तट मतलब उसका कोस्ट, तो कोस्ट पे किस तरीके की मृदा है, पूर्वी तट के कोस्ट पे, तो वो जलोढ़ मृदा है। हमारा आंसर क्या होगा, जलोढ़ मृदा। हमारा आंसर क्या होगा, जलोढ़ मृदा। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब इसकी हमें 3 मुख्य विशेषताएं लिखनी है, आप आराम से लिख सकते हैं 3 मुख्य विशेषताएं। हम यहां से देखते हैं कि जलोढ़ मृदा में चलते हैं, आ जाइए। ये हो गई हमारी जलोढ़ मृदा। ये आ गई हमारी जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आ जाइए आप अपनी किताब पे, और जलोढ़ मृदा के कोई भी 3 गुण आप लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं कि यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है, पहला पॉइंट। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 प्रमुख महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है, ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। और सकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली भी है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। और आप चाहें तो ये वाला भी लिख सकते हैं कि जलोढ़ मृदा में रेत और सिल्ट और नतिका के विभिन्न उत्पाद पाए गए। तो हमारी 3-4 विशेषताएं होगी, ठीक है, काफी। और आप ये भी लिख सकते हैं जलोढ़ के 2 प्रकार, पुराना जलोढ़, नया जलोढ़, ठीक है। तो ये हमारा इस मृदा की विशेषताएं भी हो गई। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस तरीके की मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा हो गई, और हमने देख भी लिया, ठीक है। अब हमारा थर्ड प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। थर्ड प्रश्न क्या कहता है हमारा थर्ड प्रश्न कहता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, वहां पे मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम हम उठा सकते हैं। तो मृदा अपरदन के संरक्षण के बारे में बात करें। चलिए, मृदा अपरदन के संरक्षण के लिए हम आ जाते हैं। ये हमारा हो गया मृदा अपरदन, और मैंने आपको बताया था कि यहां से लेकर यहां तक हमारे मृदा के संरक्षण के उपाय हो गए। इनमें आप आराम से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं आप। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। और जल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं, सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। फिर पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। और फसलों के बीच घास की पट्टियां बनाई जाती है जिससे वे कमजोर हो जाती है, हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट हमारा, इस तरीके की पट्टी को कहते हैं, ये हम तीसरे पॉइंट में लिख देंगे। और फिर इसके बाद चौथा पॉइंट हमारा यहां से हो जाएगा क्या, कि पेड़ों की कतारों को लगातार रक्षक मेघला बनाने ही पावर की गति को जो है कम कर देता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए जिन्हें आप आराम से लिख सकते हैं अपने अपने नोटबुक में, नोट कर लीजिए। तो हमारे ये हो गए क्या क्या कदम हमें उठाने चाहिए। अब और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करी, तो पहाड़ी क्षेत्रों में तो मैंने आपको बता ही दिया कि सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए, सोपान बनाने चाहिए, तो वही बात है यहाँ पे भी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बात कर रहे हैं कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दी। बड़ा आसान प्रश्न। जैव मतलब जिनमें जीवन, अजैव मतलब जिनमें जीवन नहीं होता। मैंने आपको बताया था जीवन किस किस में होता है, मुझ में है, एनिमल्स में, प्लांट्स में, मतलब पादपों में है, जीव जंतुओं में है। अजैव संसाधन जिनमें जीवन नहीं है, वायु में जीवन नहीं है, जल में जीवन नहीं है, तो इस तरीके के अजैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन क्या होते हैं और कुछ उदाहरण देने हमें।
वो हम दे सकते हैं, मगर हम यहाँ पे बुक में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या दिया हुआ है, के अकॉर्डिंग ही तो हमें आंसर देने हैं। तो चलिए संसाधन में जैव और अजैव संसाधन में चलते हैं। ये आ जाइए संसाधनों के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो जैव संसाधन में क्या लिखेंगे, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है। जैसे उदाहरण में हमें बताना है तो मनुष्य, वनस्पति, प्राणीजात, मत्स्य जीवन, पशुधन, इन सब में जीवन होता है। और अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। सॉरी, उदाहरण चट्टाने और धातु, ये हो गया हमारा क्या, जैव और अजैव संसाधन का। ये आप वहां पे आराम से लिख सकते हैं, मिल गया हमें। अब चलते हैं, चलिए तो हमारे 30 शब्दों वाले सारे प्रश्न हल हो गए। 4 हमने प्रश्न हल किए, इन सबको अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आप सब इन सबको रिवाइज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हमें 120 शब्दों में उत्तर देंगे। अब हमें 30 नहीं, हमें 120 शब्दों में, ये तो हम छोटे छोटे में दे देंगे। इसमें बड़ा करना है, इसमें थोड़ा बड़ा पैराग्राफ बनाना है। तो इसके लिए हमें पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करो। करते हैं, चलो। अभी वर्ष 1960-61 के से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका कारण क्या है? 1960-61 से हमारे वन का जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि नहीं हुई, उसका क्या कारण है वो भी हमें बताना है। तो भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का भी वर्णन करना है। चलिए ये हम किताब में ही देखते हैं, आ जाइए। भू उपयोग पे, भारत में भू उपयोग, तो ये हमारा आ गया। इस पेज पे आ जाइए। इस पेज पे जब आप आएंगे तो आपको भारत के उपयोग का, भू उपयोग का प्रारूप आराम से दिख जाएगा। इसका हमें वर्णन करना है, तो क्या लिखेंगे इसमें? इसमें हम यही लिखेंगे, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। तो इत्यादि जो है शामिल है, सॉरी फॉर द डबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी आपको लिखना है। परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है हमें, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा कश्मीर में, पाकिस्तान और चीन में जो हमारा ये क्षेत्र है उनका भी सर्वेक्षण नहीं हुआ, ठीक है। उसमें हमें ये भी बताना है कि स्थायी चारागाहों की अंतर्गत भूमि भी कम है, और इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, इस तरीके की भूमियों को। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत अधिक है, इस वजह से 1-2 बार ही हम इसे बोते हैं। और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब भी भारत के कुल सूची क्षेत्र में लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है, ठीक है। ये हमारा प्रारूप यहाँ पे हो गया। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में द्वीप समूह में 10% से भी कम जगह पे खेती होती है। तो यहां तक आपको लिखना होगा आपके वर्णन में, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हमने क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि 1960 से 61 से जो हमारा वन क्षेत्र है वो इतना कम क्यों है, उसका क्या कारण है। तो देखिए, तो हमारी राष्ट्रीय वन नीति पे आ जाते हैं। हमें हमारे वन क्षेत्र के बारे में बताना है, तो राष्ट्रीय वन नीति से हम आराम से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारी राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1952। और उसमें क्या बताया गया था कि निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, और जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। तो वन में जो है काफी कम क्षेत्र था, हमारी ये जो नीति है वही बता रही है। अब वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये सीमा आवश्यक है कि भाई 33% तो होनी चाहिए।
भौगोलिक क्षेत्र के लिए। अब वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। तो भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाता है। तो बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी मरुस्थलीय भूमि, ये सब आती है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। और गैर कृषि परियोजनाओं में कई तरीके की भूमि आती है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, रेल लाइन और ये सब। और इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। तो इस वजह से हमने जो है हमारी राष्ट्रीय नीति में भी ये बताया है कि किस तरीके से वन जो है काटे जाएंगे। और हमें 1961 वाला भी, ये देखिए हमें क्या बताना है, ये 1961 और ये 2008 2009, उसमें ये देखिए वन जो है कितने थे, वन हमारे इतने सारे थे। और हमारा जो विविध वृक्षों फसलों वाला एरिया था वो इतना था। आज के टाइम पे ये देखिए इतना कंपैरिजन है। वन क्या है, वन जो है वो आज देखिए किस तरीके से बढ़ रहे हैं। कृषि और परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन परती जो भूमि है वो इतनी है। तो ये सारी चीजें जो है आप इनमें कंपैरिजन कर सकते हो। ये कंपैरिजन आपको उसमें बताना होगा। ये आप डायग्राम भी बना सकते, ठीक है। इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया आपका, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो आपको 120 वर्ड्स में बताना है, वो क्या है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ। कि संसाधनों का हमने इतना अधिक उपयोग कैसे किया उसके बारे में बताना है। तो अब यहां पे देखिए क्या बताना है, किस कारण से संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ। और प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ, ये आपको बताना है। चलिए तो अब हम चलते हैं संसाधनों के बारे में, के विकास के बारे में, क्योंकि यहाँ पे प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास की बात हो रही है। वहां पे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ये रहा हमारा क्या, संसाधनों का विकास। तो आप यहाँ पे आराम से बता सकते हैं। ये देखिए ये जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं कि संसाधन में किस तरीके की चीजें हुई, किस तरीके से जो है हमारे लालच की वजह से हमारे संसाधनों का ह्रास हुआ, कमी आई, प्रदूषण हुआ, कई सारे भूमि निकलने का प्रदूषण, ये सारे कारण हुए। ये सब आप उसमें बता सकते हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी और तकनीक से हमारे पर्यावरण संसाधनों का किस तरीके से अधिक उपयोग हुआ वो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। आप यहां तक बता सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद आप चाहें तो नियोजन का भी कुछ बता सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे सतह के संसाधनों की कमी है। तो कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है और महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। तो यहाँ पे जो उदाहरण है ये आप दे दीजिएगा। क्योंकि मूल विकास की कमी है, क्योंकि राजस्थान में इस तरीके की चीजें हो रही है और संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, ये आप बता सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो हमने हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लिया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण नोट्स जो आपके पॉइंट, आपकी जो बुक है इसमें कई तरीके की छोटे छोटे जो है आपको कुछ एक्टिविटी और कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, उनको एक बार स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर अच्छी तरह से हो जाएगा इन क्वेश्चन आंसर्स के बाद। चलिए कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमें दिए हुए हैं वो भी हम अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या चीजें दी हुई है। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है नहीं, यहाँ पे भी आपको कुछ एक्टिविटी में नहीं दिया हुआ। इधर देखिए इधर भी कुछ नहीं है। यहाँ
तो आपको ये कुछ काम करने हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है आपके होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए आपको ये जो छोटे छोटे आपको ज्ञात करो के दिए होते हैं ना, इस वजह से दिए होते हैं ताकि आपको इनका कुछ अनुमान लग पाए कि हमें किस तरीके से इनको समझने में आसानी होगी। देखते हैं क्या ज्ञात करना है आपको। तो समुदाय भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदायों द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, ये आपको ज्ञात करना है। ये आपका होमवर्क है और आपको लिस्ट बनानी है इसकी कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन है जो विकसित हो चुके हैं और या विकसित किए जा रहे हैं, और उसमें समुदाय की क्या भागीदारी है, क्या समुदाय उन संसाधनों का उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वो कौन कौन से संसाधन है, तो इनके बारे में आपको बताना होगा यहाँ। तो ये आपका होमवर्क है कि कौन कौन से संसाधनों का विकास हो रहा है या हो चुका है। अब आपको ये कोई क्रियाकलाप है, इसको भी आप कर सकते हैं होमवर्क में। क्या कि अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करो और जिन महत्वपूर्ण संसाधनों को आपके राज्य में कमी है उनकी पहचान करो। आप अपने अपने राज्य, जैसे मैं राजस्थान में हूं तो राजस्थान में किस तरीके के संसाधन है उनकी एक सूची बना लूंगा। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में किस प्रकार के संसाधन मिलते हैं, तो आपके पास सूची तैयार होनी चाहिए। आपको जितने चाहे उतने राज्यों के संसाधन पता होने चाहिए। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे एक और क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्या है ये? आपके आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोष संसाधनों की एक सूची भी आप बना लीजिए। इसकी भी एक सूची बनाइए। तो आप अपने आसपास की चीजों की सूची बना सकते हैं। अब यहां पे एक फैक्ट दिया हुआ है, ये आपको एक तथ्य जो याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। क्या कि क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैंगनीज प्रथितों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को पहचान करें। तो जो भारत है उसको कुछ अधिकार दिया है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने, वह इतनी तटीय रेखा है, वहां तक आप जो भी निकालना चाहो संसाधन निकाल सकते हो। तो इस तरीके की कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, तो आपको जो है उन सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नाम ज्ञात करना है, जो आप अपने इंटरनेट से भी ज्ञात कर सकते हो और अपनी किताब से भी देख सकते हो। तो इस तरीके की चीजें जो है आपको ज्ञात करनी है कि भारत को किस किस जगह पे जो है हिंद महासागर में अपने संसाधन है उनको लेने का अधिकार मिला हुआ है, और कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको ज्ञात करनी है, ऐसी कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है। ठीक है, ये आपने ज्ञात कर ली होगी। तो ये आपका चैप्टर हो गया। जितने भी हमारे पॉइंट्स थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज के पार्ट में हमने हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ हमने स्टडी आराम से कर ली है। तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी चीजें आपको रिवाइज करनी है उनमें से सबसे पहली चीज जो आपको रिवाइज करनी होगी वो है ये आपका डायग्राम। इस डायग्राम को अच्छी तरह से देख लीजिए और अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लीजिए। इससे आपको आधे से ज्यादा आपके आंसर्स मिल जाएंगे कि कौन सी जगह पे कौन सी मृदा मिलती है कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए। और उसके बाद आपका जो ये मैप है इसमें आपको प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों में बांट के बताया है। इस तरीके से आपके चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, आप इस मैप से कभी कंफ्यूजन मत हुए। इसमें प्राकृतिक और मानवीय रूप से इनको अलग अलग भागों में बटा के बताया हुआ है। नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य, ये प्राकृतिक संसाधनों में हमने इसको अलग तरीके से देखा था। समाप्यता, इन सब के आधार पर हमने इन्हें बांटा था और हमने इन्हें देख लिया था। मानवीय में संरचना, संस्थाएं, मात्रा, गुणवत्ता, ये हो गया। चक्रीय, अचक्रीय, सतत, जैव में प्राकृतिक वनस्पति और ये वन्य जीव, ये भी एक वर्गीकरण है। और जो हमने वर्गीकरण पढ़ा था 4 बेसिस पे, 4 के आधार पे, वो भी एक वर्गीकरण। तो ये मैप उसी के बारे में बात करता है। तो आप या तो वो लिख सकते हैं या फिर आप ये मैप बना सकते हैं, दोनों ही सही है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ आज।
अब हम हमारे जो सेकंड चैप्टर है वो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।